चलो, आई थिंक वील स्टार्ट। एक बार सिर्फ चेक कर लो क्या क्या हुआ है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लेक्चर होकर, तो मेरे को ही याद नहीं है कि मैंने लास्ट क्या पढ़ाया था। एवरेज कॉस्ट वाले तक पढ़ाया था, उसके रिलेटेड जो नोट्स था वो लिखा है। एवरेज कॉस्ट के बाद देख 12 कितना नोट्स लिखा है, 6 नोट्स लिखा है, 6 तक ही लिखा है ना, मतलब अभी तक अपना वो पूरा पढ़कर नहीं हुआ है। तो थोड़ी चीज़ें और मुझे ऐड करनी है जो हम लोग आज ऐड कर लेंगे। चलो, सबसे पहला तो तुम लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था एवरेज कॉस्ट के लिए, विच वॉज AFC, AC और AVC वाला, ये बराबर, हाँ, NMC ऑल्सो। सो सबसे पहला तो AFC का कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इट कैन नॉट टच द एक्सिस, ये आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। देन हम लोगों ने ड्रॉ किया था AVC कर्व, पहले वो फॉल होता है फिर वो राइज होता है, ये बराबर। देयरफॉर इट इज विच शेप्ड कर्व, यू शेप्ड कर्व। तो ये आ गया अपना AVC कर्व, जिसका शेप यू है, ये उसका मिनिमम पॉइंट है, और फिर ये ऊपर जाता है, ये बन गया AVC। एक और कर्व था जिसका नाम था AC कर्व, AC कर्व AVC के ऊपर आता है, इसको नाम दिया था ATC या तो AC कर्व। और बेटा हमने एक कर्व ड्रॉ किया था जिसका नाम है MC कर्व, विच इज अ यू शेप्ड कर्व। ये याद आया क्या ऐसा कुछ? तो यहाँ तक अपना करके हो चुका था। अब तुम लोग अगर वो नोट्स देखोगे जो मैंने दिया है, उसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूलाज है। AC का फॉर्मूला क्या है, AFC का फॉर्मूला क्या है, AVC का फॉर्मूला क्या है। फिर हम लोगों ने किया था समथिंग कॉल्ड एज शेप्स ऑफ द कर्व। नोट नंबर 2 देख, AFC कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। फिर उसके ही नेक्स्ट लाइन में लिखवाया AC, AVC एंड MC कर्व्स आर यू शेप्ड कर्व्स। फिर हम लोग ने नोट नंबर 3 लिखा, द गैप बिटवीन AC एंड AVC इज AFC। AFC डिमिनिश हो रहा है, देखो इधर डायग्राम के अंदर AFC डिमिनिश हुआ, तो ये जो गैप है बिटवीन AC एंड AVC, ये भी क्या होएगा, देयरफॉर ATC और AVC का गैप भी डिमिनिश होता है। क्या ATC और AVC को पैरेलल है एक दूसरे को? क्या TC और TVC पैरेलल है? ये TC है, TVC है, TC TVC का डायग्राम अलग था। सो TC और TVC कर्व्स एक दूसरे को पैरेलल है, ये कर्व्स एक दूसरे को पैरेलल। कैन AC एंड AVC इंटरसेक्ट ईच अदर? नहीं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट हो गया तो जीरो हो जाएगा। कैन AFC कर्व टच द एक्स एक्सिस? देख नोट नंबर 4 वही रहेगा, AFC कर्व कैन नॉट टच द एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर AFC ने एक्स एक्सिस को टच किया तो AFC जीरो हो जाएगा, TFC जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। फिर पांचवा नोट, द ATC एंड AVC कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट हो गया तो वापस वही प्रॉब्लम हो जाएगा, ATC और AVC इक्वल तो AFC जीरो, AFC जीरो हो सकता। और फिर एक और चीज जो अपन ने किया है इज दे कैन कम क्लोज टू ईच अदर और अप्रोच ईच अदर बट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक और नोट लिखवाया है क्या, द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC इज ऑन 4th यूनिट whereas the minimum point of AVC is on 5th यूनिट। ये दोनों का मिनिमम पॉइंट थोड़ा आगे पीछे क्यों है? AFC की वजह से, क्योंकि AC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC, जबकि AVC तो इकलौता ही होता है। तो अगर तू देखेगा तो मिनिमम पॉइंट AVC का इधर है, जबकि मिनिमम पॉइंट AC का थोड़ा सा स्लैंट आगे है, और वो किसके वजह से आगे है? AFC के। आर वी क्लियर टिल हियर? श्योर हो? तो अब अपने को समझना क्या है, कैन आई से 3 पॉसिबिलिटीज है। MC कैन बी लेस देन AC, MC कैन बी इक्वल टू AC, या तो MC कैन बी ग्रेटर टू AC।
याद है, यही तीन चीजों अपन ने एमपी और एपी में भी पढ़ा है. व्हाट इज एमपी एपी? मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. अभी प्रोडक्ट का बात चल रहा है कि कॉस्ट का? तो अब मेरे को बता, इफ एमसी इज लेस देन एसी, इसका मतलब कहना है एमसी फॉल होएगा, एसी भी फॉल होएगा. क्या बोला? इफ एमसी इज लेस देन एसी, तो एमसी फॉल्स, एसी ऑल्सो फॉल्स, बट एमसी फॉल्स एट एमसी मतलब मार्जिनल है. मार्जिनल राइजेस फास्टर, मार्जिनल फॉल्स फास्टर. तो इफ एमसी इज लेस देन एसी, इसका मतलब क्या होएगा? एमसी भी फॉल होएगा, एसी भी फॉल होएगा, बट एमसी विल फॉल एट देयरफॉर एमसी कर्व इज कंप्लीटली बिलो द एसी कर्व. ये देख, ये एमसी कर्व है जो एसी कर्व के कंप्लीटली बिलो है. कब बिलो है? जब अपना एमसी एसी कर्व फॉल हो रहा है. ये देख, आजा. ये एसी कर्व फॉल हुआ तो एमसी कर्व किधर है? उसके नीचे है. पर एसी में क्या हो रहा है? एमसी फॉल भी हो रहा है, कांस्टेंट भी है, राइज भी हो रहा है. आई रिपीट दैट मेरा जो एमसी का कर्व है वो फॉल भी हो रहा है, वो कांस्टेंट भी है, और वो राइज भी हो रहा है. बट वन थिंग इज सर्टन कि इट इज कंप्लीटली बिलो. तो मेरे को बता, ये पढ़ाने का पर्पस क्या था? व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, एमसी फॉल्स, AC also falls, but MC falls at therefore MC curve is completely below AC. MC may fall, remain constant or rise, but it will be completely below. नेक्स्ट वाला, MC इक्वल टू AC रहेगा तो क्या होएगा? AC इज मिनिमम. बोल, MC इक्वल टू AC किधर है? ये डायग्राम के अंदर MC इक्वल टू AC किधर है? इंटरसेक्शन पॉइंट. ये किसका इंटरसेक्शन? ये बाबा MC और AC का इंटरसेक्शन. एक सेकंड, पहले इसको उड़ा देता हूं. तो जब हम लोग MC और AC का इंटरसेक्शन का बात करते हैं, तो एट इंटरसेक्शन कैन आई से दिस इज द मिनिमम पॉइंट. सो व्हेन MC इज इक्वल टू AC, AC इज मिनिमम. और एक और नोट आएगा, जो क्या आएगा? MC इज ग्रेटर देन AC. बोलो, इफ MC इज ग्रेटर देन AC तो क्या होगा? MC राइज होएगा, AC भी, but MC will rise at therefore MC curve is completely above the AC curve. बराबर है. फिर मेरा फेवरेट नोट, डैश कर्व कट्स द डैश कर्व फ्रॉम डैश एट इट्स डैश पॉइंट. डायग्राम में देखकर बोलो, MC कर्व कट्स द AC कर्व फ्रॉम बिलो एट इट्स मिनिमम पॉइंट. कॉस्ट मिनिमम हो गया. बराबर है. दो सवाल. AC कर्व पहले फॉल हुआ, फिर AC कर्व राइज हुआ. क्यों? Why does the AC curve fall first? क्या बात है. तो मेरे को लक्ष्य बोलता है सर AC फॉल हुआ क्योंकि MC फॉल हो रहा है. क्यों MC फॉल हो रहा है? क्योंकि MP बढ़ रहा है. MP क्यों बढ़ता है?
बिकॉज इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, प्रोडक्शन का रिश्ता कॉस्ट के साथ। याद कर, प्रोडक्शन का स्टेज 1 एमपी राइज होता है, एमपी एमसी का रिलेशनशिप इनवर्स है। अगर एमपी राइज होएगा तो एमसी फॉल होएगा। एमसी और एसी का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, एमसी फॉल तो एसी फॉल्स। So why does the AC curve fall? It is because of stage 1 of production. Why does the AC curve rise? Stage 2 of production, DMR. DMR के अंदर होता क्या है? MP falls, MC rises, और अगर MC राइज होएगा तो AC राइज। मिल गया मेरे को मेरा आंसर, ये बराबर। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को बता, अपन ने प्रोडक्ट पढ़ा और अपन ने कॉस्ट पढ़ा, ए यस और नो? प्रोडक्ट में एमपी एपी पढ़ा, कॉस्ट में एमसी एसी पढ़ा। ये वाला कर्व कौन सा है? ये वाला कर्व कौन सा है? एमसी है ये। Which curve is this? मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, ये एमसी हो जाएगा। एमसी कर्व यू शेप, एमपी कर्व उल्टा यू का शेप। ये सब हम कर चुके हैं, तुम्हारी शक्ल पर सर दिख नहीं रहा है। ये रहा एमपी का कर्व राइज, फिर फॉल्स। ये है एमसी का कर्व, पहले फॉल फिर राइज। तो मैंने यहाँ पर वो ही किया है, मैंने थोड़ी ना कुछ नया बनाया है। मैंने ऊपर एमपी का कर्व बनाया, तो मैंने नीचे एमसी का कर्व बनाया। अब यहाँ पर मुझे एपी का कर्व बनाना है। ये एपी, पहले राइज फिर फॉल, एपी। फिर यहाँ पर एसी का कर्व आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरा जो एसी का कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि उसका मिनिमम पॉइंट एमसी पर आएगा। मिनिमम पॉइंट के बाद वो राइज होएगा, फर्स्ट 8 फॉल्स देन 8 राइजेस, यू शेप्ड है। अब इधर से क्या समझ में आया? बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि सर यहाँ पर पहले एमपी राइजेस, एमपी क्या हुआ? पहले राइज, तो एमसी क्या हो रहा है? तो एमपी और एमसी का रिलेशनशिप इनवर्स। यहां पर एमपी क्या हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? सो रिलेशनशिप इनवर्स है। अच्छा, जब एमपी मैक्सिमम है तो एमसी मिनिमम होना चाहिए। तो देख, ये एमपी का मैक्सिमम वाला पॉइंट, ये एमसी का मिनिमम वाला पॉइंट। वैसे ही एसी और एपी का रिलेशन, एपी राइज तो एसी फॉल हुआ, तो एपी और एसी का रिलेशनशिप इनवर्स है। एपी फॉल हुआ तो एसी राइज हुआ। अच्छा, ये अगर एपी का मैक्सिमम
तो इधर आना चाहिए ए सी का मिनिमम। अब वैसे ही कैन यू गिव मी द रिलेशनशिप बिटवीन एम पी एंड ए पी? एम पी राइस, ए पी राइस, ये बराबर, इसका मतलब इसका रिलेशनशिप डायरेक्ट, एम सी ए सी का रिलेशनशिप डायरेक्ट। तो देख, जो अपन ने प्रोडक्शन में पढ़ा उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कॉस्ट है। प्रोडक्शन में उल्टा यू, तो कॉस्ट में सीधा है। आया समझ में? श्योर हो? नोट नंबर 7 लिखो बेटा। ये सब अगर तुम लोग रिवाइज करके नहीं आए हो तो इट इज रियली वेरी बैड। मेरा लास्ट लेक्चर कभी हुआ था? ये मंडे को। ऊपर वाला क्लास में हुआ था, राइट। तो मंडे का लेक्चर अभी तक आया नहीं। हाँ, क्योंकि टेक्निकल में ग्रुप में मैसेज डाला ही था ना कि यू आर सपोज टू अटेंड लेक्चर्स लाइव, नॉट जूम और दिस, क्योंकि टेक्निकल इशू है। तो एक हफ्ते का तो बैकलॉग चल रहा है। कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए, कुछ नहीं हुए। अभी जैसे कि कल का साक्षी मैम का लेक्चर मैम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। कल साक्षी मैम का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और साक्षी मैम और किधर पढ़ाते भी नहीं है एक्सेप्ट घाटकोपर, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू टॉक टू साक्षी मैम, शी विल हेल्प यू। मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया है, जो बच्चे लोगों का मिस हुआ है लेक्चर, आप उनके साथ बैठ के उनका जो भी डाउट्स रहेगा वो सॉल्व कर देना। कल किसका लेक्चर मिस हुआ है क्या? तो साक्षी मैम के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली साक्षी मैम इधर रिकॉर्ड बटन चालू करना भूल गए। पूरा लेक्चर खत्म हो गया, फिर स्टॉप करने के लिए गए तो देखा स्टॉप करेगा क्या, कुछ शुरू होगा तो स्टॉप होएगा ना। सो शी हैड फॉरगॉटन टू स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन एरर्स कैन हैपन। या तो आप अपने फ्रेंड के साथ बैठकर समझ लो, कोई भी एक जन रहेगा, आदिति रहेगी या जो भी रहेगा, खुशी रहेगी, उन्नति रहेगी, किसी को बोलना कि तेको समझा दे कल का लेक्चर एंड योर प्रॉब्लम शुड बी सॉर्टेड। क्लियर है यहाँ तक? चलो लिखो। व्हेन, नोट नंबर 7 है ना बेटा, व्हेन एम सी इज इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, व्हेन एम सी लेस देन ए सी, ये लिखना है, एम सी लेस देन ए सी, comma, MC falls, AC also falls. When MC is less than AC, MC falls, AC also falls. But MC falls at a faster rate. But MC falls at a faster rate. Therefore, MC curve is completely below the AC curve. Therefore, MC curve is completely below the AC curve. ये बराबर है? श्योर हो? अच्छा, अब मेरे को एक बात बता, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये डायग्राम देख, मैं देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन का मेरे को तू जवाब दे। व्हेन AC कर्व फॉल्स, व्हाट हैपेंस टू MC कर्व? MC कर्व फॉल्स, मतलब फॉल भी होता है, कांस्टेंट भी है, राइज भी हो रहा है। तो ये ऊपर वाले नोट में नहीं लिखा अपन ने। देख अपन ने क्या लिखा है, MC राइजेस, AC ऑल्सो राइजेस। MC फॉल, मैंने राइज लिखा है, फॉल लिखा है? फॉल ही लिखा है ना, नसीब। हाँ, नहीं तो मैं बोला बेवड़ा हो गया मैं। तो नेक्स्ट नोट बना कर लिख, व्हेन MC इज लेस देन AC, व्हेन MC इज लेस देन
AC कॉमा MC कर्व में फॉल रिमेन कांस्टेंट, MC कर्व में फॉल रिमेन कांस्टेंट और राइज. But one thing is certain, that MC curve is completely below the AC. But one thing is certain, MC curve is completely below the AC curve. बराबर है, श्योर हो, पक्का. नेक्स्ट नोट नंबर वॉट एवर नंबरिंग तुम दो. व्हेन MC इक्वल टू साइन AC, बेटा ये वाला ऐसा लिखना, नहीं तो कुछ बेवड़े लोग इक्वल टू लिखेंगे. बेवड़ा MC इक्वल का साइन AC. ये उन्नति, ये ग्रीना और ये लोगों को आज ही नोट्स दे देना और बोलना नेक्स्ट लेक्चर, मतलब कल के लेक्चर के पहले चाहिए तो आज बैठकर उसको पढ़ा देना, नहीं तो वाट लग जाएगा वो लोगों का. आज ये तीनों लोग नहीं आने वाले हैं, ग्रीना, आस्था और दिया, क्योंकि ये लोगों का कॉलेज का एडमिशन है. एक और जन ने मेरे को बोला था कॉलेज का एडमिशन है. क्रिश, हाँ क्रिश भाई, क्रिश का जवाबदारी कोई एक जन ले लेना. तू ये हाँ जाने दो. ये लिखा, कॉमा करके लिख, AC is constant when MC is equal to AC. AC is constant. जिधर AC is constant लिखा उसके नेक्स्ट लाइन में लिख AC remains the same. AC is constant के नीचे AC remains the same. AC remains the same के नीचे लिख AC does not change. याद है ऐसा ही कुछ MP AP में भी किया था सेम. और इसके नीचे लिख AC is minimum. AC is minimum. Same note, next line. Therefore, when MC is equal to AC, therefore when MC equal to AC, AC is minimized. Therefore, when MC is equal to AC, AC is minimized. And this point is called as productive efficiency. And this point is called as productive efficiency. याद है हमने बोला था AP मैक्सिमम है तो प्रोडक्टिव. अभी अगर AP मैक्सिमम रहेगा तो AC मिनिमम रहेगा. ये बराबर AP मैक्सिमम AC मिनिमम, दोनों पॉइंट प्रोडक्टिव एफिशिएंट, या तो आउटपुट मैक्सिमम या तो कॉस्ट मिनिमम. ये बराबर. नेक्स्ट नोट, व्हेन MP ग्रेटर देन AP. नेक्स्ट नोट, व्हेन MP ग्रेटर देन का साइन AP. ये बेवड़ा, ये MCA रे. MC ग्रेटर देन AC, comma MC rises, AC also rises. MC rises, AC also rises, but MC rises at a
faster rate. Therefore, MC curve is completely above the AC curve. Therefore, MC curve is completely above the AC curve. ये क्लियर है? फिर दो सवाल पूछे थे. Why does the AC curve fall? Why does the AC curve rise? So जाकर लिखो. Next note. AC curve falls because of stage 1 of production. AC curve falls because of stage 1 of production. और ब्रैकेट में देख, मैंने जो ये रेड कलर में लिखा है ना, वो लिखो. IMR, MP rises, MC falls, therefore AC falls. जो मैंने रेड कलर के ब्रैकेट में लिखा है वो छापो मत सालो, समझ के लिखो. स्टेज 1 IMR. IMR का मतलब MP राइज होता है. MP राइज होएगा तो MC फॉल. MC फॉल होएगा तो AC भी फॉल. फिर नेक्स्ट नोट. AC कर्व राइजेस बिकॉज ऑफ स्टेज 2 ऑफ प्रोडक्शन. AC curve rises because of stage 2 of production. ब्रैकेट में जो वापस रेड कलर के ब्रैकेट में है वो लिख दो DMR. DMR का मतलब MP falls. MP फॉल होएगा तो MC राइज होएगा, और अगर MC राइज होएगा तो AC भी राइज होएगा. ये सबके लिए ये क्लियर है? पक्का? तो ये है अपना शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में दो टाइप का कॉस्ट था, एक टोटल कॉस्ट, एक एवरेज कॉस्ट, और अगर एक और ऐड करना हो तो मार्जिनल कॉस्ट. ये बराबर ना? टोटल कितना टाइप? 3. एक एवरेज और एक. अब अपने को क्या पढ़ने का है बेटा? वी आर सपोज टू स्टडी द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन के अंदर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, तो ही हम उसको लॉन्ग रन बोलेंगे. उसमें भी मैंने दो पार्ट कर दिया, एक टोटल कॉस्ट और एक एवरेज कॉस्ट. मेरे को बता, लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट होगा क्या? क्यों नहीं होएगा? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट तब होता है जब फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं. लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही क्या है? तो सब प्रॉब्लम का जड़ क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट. अब मेरे को बता, आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट कम तो कॉस्ट भी. मतलब कहना है इसे, टोटल कॉस्ट का कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन. टीसी विल बी इक्वल टू टीवीसी. पर टीसी का तो फॉर्मूला टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी था. टीएफसी है ही नहीं. सो जो टोटल कॉस्ट है वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट बदलता है श्रेया, कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट. और वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है. सो लॉन्ग रन के अंदर फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं. सो क्या हो गया रे? पंखा सब बंद कर दे, चारों आवाज बहुत आ रहा है. कूलिंग मस्त हो गया तो मजा आएगा. आर वी क्लियर? तो कहना है इसे, लॉन्ग रन का टोटल कॉस्ट हो गए इतना ही. तू देख, शॉर्ट रन में अपन ने कितना मेहनत किया था. पता नहीं इधर बनाया है कि नहीं बनाया. बट अगर तेरे को शॉर्ट रन का डायग्राम याद रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ऐसा सांप जैसा बनाया,
इन्वर्टेड एस बोला, कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा। उसके बाद देख 10 तो नोट लिखवाए हैं। अरे अरे इट्स अ फ्रेज, 10 तो काम किए वैसा। तो आई होप लॉन्ग रन में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ना रहा बाज ना बजेगी बांसुरी, फिक्स कॉस्ट ही नहीं है बराबर। चल अभी अपने को कौन सा कॉस्ट पढ़ने का है? एवरेज कॉस्ट। यहां पर थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। कहना इसे लॉन्ग रन में हम लोग प्लानिंग करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो लॉन्ग रन जो है ना वो छोटे छोटे शॉर्ट रन का कॉम्बिनेशन। क्या बोला? छोटे छोटे का। सो कहना इसे शॉर्ट रन में एसएसी कर्व यू शेप्ड होता है। तो देख मैंने छोटा यू शेप्ड कर्व बनाया विच रिप्रेजेंट्स लॉन्ग रन कर्व के शॉर्ट रन कर्व। इसको नाम दे दिया SAC1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, SAC। S फॉर शॉर्ट, A फॉर एवरेज, C फॉर कॉस्ट। ये बन गया मेरा SAC2। ऐसा मैंने एक और कर्व बनाया, इसको नाम दिया SAC3, फिर SAC4। मतलब एक कर्व बना रहा हूं कि अनेक? ये बन जाएगा SAC5, ये बन जाएगा SAC6, और ऐसे सीरीज ऑफ शॉर्ट रन कर्व्स बनाया। क्या बनाया? अब ये सीरीज ऑफ शॉर्ट रन को मैं जब ज्वाइन करेगा एक टेंजेंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मतलब हर एक को टच करता हुआ, हर एक कर्व को टच करके जो कर्व बना वो अपना LAC का। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को। तो छोटा वाला जो ब्लैक कलर में बनाया वो कौन सा कर्व? जो ब्लू कलर में बनाया वो। सो LAC इज डिराइव फ्रॉम अ सीरीज ऑफ SAC। क्या बोला? LAC इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ SAC कर्व्स। अब मेरे को एक बात बता, विल यू प्रोड्यूस एट अ पॉइंट वेयर दिस इज योर कॉस्ट एंड दिस इज योर आउटपुट? क्या हमें यहां पर प्रोडक्शन करना चाहिए जहां पर मेरा कॉस्ट C है और आउटपुट Q है? क्यों? कॉस्ट ज्यादा है, आउटपुट कम है। सर उससे अच्छा तो आप इधर प्रोड्यूस करो ना। क्यों इधर? क्योंकि यहां पर कॉस्ट थोड़ा सा कम हो गया और आउटपुट ज्यादा हो गया। तो एक काम करते, इधर बनाते हैं आउटपुट तड़ी पार। तो सिर्फ आउटपुट देखना है, सिर्फ कॉस्ट देना है कि दोनों? तो कहना है इसे यहां पर तो वो जो राइजिंग पार्ट है वहां तो हम प्रोड्यूस करेंगे। तो अब तेरे पास ऑप्शन है, कहना इसे वी कैन प्रोड्यूस हियर और वी कैन प्रोड्यूस हियर। क्या हो गया इसको? हाँ, पर इन दोनों जगह पर कॉस्ट तो सेम ही है। डू यू अग्री? तो यू विल प्रोड्यूस एट C2 Q2 के C2 Q3 कर रहा हूं। ये बराबर श्योर हो? इधर बनाते हैं ना। अरे आउटपुट बढ़ गया ना। अच्छा कौन सा कॉस्ट बढ़ा? तू वो नहीं बोल रही है। शिवम इधर ध्यान दे। शुभम शिवम जो भी है तिचा आएला। हाँ मेरे को एक बात बताया नहीं तुम लोग ने। तुम्हारा बात सही है कि कॉस्ट बढ़ गया, पर कौन सा कॉस्ट बढ़ रहा है? एवरेज। एवरेज का मतलब पर यूनिट। पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगा तो टोटल भी बढ़ जाएगा। तो मेरे को एज अ प्रोड्यूसर क्या करना है? मेरे को टोटल कॉस्ट अगर कम करना है तो पर यूनिट कॉस्ट कम करना पड़ेगा बराबर। यही लास्ट क्लास में ऊपर एग्जांपल भी दिया था। 25 बच्चे बैठे, 150 का कैपेसिटी है। यही जगह पर अगर 150 बच्चे बैठेंगे तो मेरा रेंट कैसे हो जाएगा? दिस एग्जांपल वाज एक्सप्लेन्ड। ये बराबर है? श्योर हो? पक्का? कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज या कोई डाउट्स? डन है ये भी?
पक्का? चल गुड। तो ये बन गया मेरा LAC कर्व। तो बेटा अपना LAC का कर्व कैन आई से लुक्स लाइक एन एनवलप शेप्ड कर्व। कौन सा शेप्ड? एनवलप का जो बैक एंड होता है ना, पहले के जमाने में जो एनवलप मिलता था, एनवलप कैसा होता है? समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं ये निकाल दूं तो ये मेरा LAC हो गया। इसीलिए, अरे हंसता क्या है, यही तो लॉजिक है। इसको एनवलप शेप इसीलिए बोला है बिकॉज इट लुक्स लाइक द बैक एंड ऑफ एनवलप। ये बन गया LAC। जहां से LAC जाता है उसका मिनिमम पॉइंट से पास होएगा LMC। LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। MC कर्व कट्स द AC कर्व फ्रॉम बिलो एट इट्स मिनिमम पॉइंट। अब मेरा जो सवाल है ना, उसका जवाब शायद ही कोई सही देगा, और सब लोग जवाब देंगे पर गलत देंगे। तू सोच, जवाब भी देंगे और गलत भी देंगे। पहला तो जवाब देना चैलेंज है, पर तुम जवाब देगा, और जवाब क्या देगा? गलत। गलत देगा। ओनली अ फ्यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। और आज के हिसाब से कॉन्फिडेंस मुझे लक्ष्य में ही लग रहा है, क्योंकि साला पढ़ के आया आज। वेरी गुड। सवाल पूछ रहा हूं, वाई डज द LAC कर्व फॉल? अब भी मैंने पढ़ाया था थोड़े टाइम पहले, क्या वही लॉजिक लगेगा? क्वेश्चन मार्क। रिपीट करता हूं, दो सवाल। LAC फॉल क्यों हुआ, LAC राइज क्यों हुआ? सबके दिल में एक आंसर आया, पर कोई बोल नहीं रहे क्योंकि वो गलत है। जिसने भी ये बोला वो बराबर बोला। कौन बोला? हाँ, जो तूने अभी लॉजिक दिया था, कहने से अभी 2 मिनट पहले मैंने ये तुमसे ड्रॉ नहीं करवाया ना। हाँ, तो मेरे को याद दिलाना बिफोर नेक्स्ट नोट्स ये करना है। भले ही घर पे करना वो अलग बात है, डायरेक्टली स्टार्ट मत करना लिखना, जगह छोड़ देंगे अपन। मेरे को अभी एक बात बता, LAC कर्व क्यों फॉल हुआ, इसका कोई तो मुझे सही रीजन बता। इसके लिए बहुत पहले जाना पड़ेगा। वो तो शॉर्ट रन का था, तो अभी तुझे लॉन्ग रन का लॉजिक लगाना है। आई अग्री, बट मैंने देखो लॉन्ग रन में भी कुछ प्रोडक्शन पढ़ाया है। ये छापा हुआ आंसर। तो बेटा चेन्नई से हमने लॉन्ग रन में पढ़ा था IRTS। तो यहाँ पर इकोनॉमीज आर ग्रेटर देन डिस इकोनॉमीज। अच्छा, एडवांटेजेस ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस कम है, तो पर यूनिट कॉस्ट कम होएगा। याद है मैंने एक क्लास में डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखवाया था, जिसमें IMR, DMR, NMR ऐसा कपड़ा पहना कर लिखवाया था कॉस्ट, और IRTS, CRTS, DRTS को कपड़ा पहना कर लिखवाया था इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमी। बोलो यहाँ पर क्या लिखूं? वेरी गुड बेटा, CRTS। CRTS में इकोनॉमीज आर इक्वल टू डिस इकोनॉमीज, और यहाँ पर राइजिंग पार्ट में क्या लिखूं? DRTS में क्या आएगा? इकोनॉमीज आर लेस देन डिस इकोनॉमीज। तो दिल में आंसर क्या आया मालूम है? IMR, DMR। पर IMR और DMR शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में होता नहीं। अपने को लॉन्ग रन का बात करना था, तो ये वाला लॉजिक अपनाना पड़ेगा। अब बेटा तू मुझे बता, विल यू प्रोड्यूस इन द राइजिंग पार्ट ऑफ LAC? आई रिपीट, विल यू प्रोड्यूस इन द राइजिंग पार्ट ऑफ LAC? राइजिंग पार्ट मतलब ये वाला। हम यहां पर क्यों प्रोड्यूस नहीं करेंगे? कॉस्ट बढ़ रहा, तो जिस गली जाना नहीं है उसका एड्रेस काय को पूछने का। इसीलिए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोगों ने बोला कि वी शुड ड्रॉ अ L शेप्ड कर्व। कौन सा शेप्ड कर्व? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोगों ने एनवलप U शेप, टाइटैनिक शेप कर्व बनाया, पर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लोगों ने क्या बनाया? L। अभी सोच के बता, मुझे लगता है कि शायद कोई तो जवाब देगा। देखो क्यों लगता है कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ा? बढ़ा ना? क्यों बढ़ा? क्योंकि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। इसका मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट।
और अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा तो कभी ना कभी ओल्ड हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा और कॉस्ट बढ़ने लगेगा। पर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का मानना क्या है? टेक्नोलॉजी शुड रिमेन कांस्टेंट, कि यू शुड चेंज टेक्नोलॉजी। तो ये जो ऊपर वाला टेक्नोलॉजी है उसमें अजम्पशन क्या है कि भाई टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि एल शेप के अंदर क्या है कि वी विल अज्यूम कि टेक्नोलॉजी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। कहना से ये बन गया अपना LAC कर्व, यहाँ से पास होएगा LMC कर्व। ये बराबर श्योर हो? पक्का? तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोगों ने कौन सा कर्व दिया? यू शेप या तो एनवलप शेप। क्लासिकल इज एनवलप एंड मॉडर्न ने कौन सा दिया? बस अब मेरे को पता चलेगा कि तुम लोगों को कितना समझ में आया है विद दिस 5 मिनट का कॉन्सेप्ट। कौन सा कर्व? SAC। छोटा बनाया, यू शेप बनाया। कौन सा कर्व? ये उसका मिनिमम पॉइंट है और ये आउटपुट Q। ये पहला वाला डायग्राम में वी गेट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। LAC कर्व रिप्रेजेंट्स वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट। अब मैं कुछ पूछ रहा है, ये वाला डायग्राम का रेफरेंस लेना है। द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को क्या बोला? द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को मतलब कौन सा कलर? ब्लैक। एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कौन सा कलर? एट द मिनिमम पॉइंट, मतलब ये पॉइंट का बात कर रहा हूं। सो आई रिपीट द एंटायर स्टेटमेंट। अभी तक कुछ गलत लग रहा है क्या? द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट्स लीस्ट कॉस्ट। देखो डायग्राम देखने का, रिप्रेजेंट्स लीस्ट कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। क्या इस डायग्राम में सारे लेवल ऑफ आउटपुट है कि पर्टिकुलर लेवल है? तो कंफ्यूजन क्या होएगा सर? यहां पर ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट है, पर जो स्टेटमेंट मैंने पास किया वो तो पर्टिकुलर के लिए। सो द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ long run average cost curve represents least cost output या least cost for producing all levels of output के particular level of output. It is for a particular level of output. यार we all clear? पक्का? श्योर हो? डन है? तो नोट्स में आओ, पहले तो लीव हेडिंग दे दो इसके लिए, ये जगह इसके लिए ही छोड़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन MPMC कॉमा APAC कॉमा MPAP कॉमा MCAC। रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ देम, ये इसका हेडिंग। ये तेरा नोट नंबर 12-13 क्या बना? ओके। रिलेशनशिप बिटवीन MPMC, APAC, APMP एंड MCAC, इसके लिए जगह छोड़ दो। फिर नेक्स्ट हेडिंग दो लॉन्ग रन कॉस्ट। नेक्स्ट हेडिंग लॉन्ग रन कॉस्ट। दिया। फिर इसके लिए एक पेज छोड़ दो, इसका फोटोग्राफ ले लेना, घर पे ड्रॉ करना और इसके रिलेटेड नोट्स करो। फिर अपन MCQs पर जाते हैं। विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। बराबर है? इसमें और एक दो छोटा मोटा चीज बाकी है,
जैसे कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, इसके अलावा सब हो गया बराबर। चलो नोट नंबर 1, एक पेज छोड़ने के बाद लिखना है बेटा, प्लीज डोंट फॉरगेट। नोट नंबर 1, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, the long run average cost curve shows the functional relationship between the long run average cost curve shows the functional relationship between output and cost of production. Note number 2, long run cost of production shows long run cost of production shows the least possible cost of producing. Long run cost of production shows least possible cost of producing any given level of output, shows least possible cost of producing any given level of output when all individual factors of production are variable. When all individual factors of production are variable. मतलब मैं कौन से वाले डायग्राम का बात कर रहे हैं? पहला वाला एलएसी के बारे में। एक काम करना, उधर है ना, मैंने क्या बोला, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लिखना। एलएसी लॉन्ग रन एवरेज वर्ड नहीं लिखा ना, तो एवरेज वर्ड ऐड कर देना और ब्रैकेट में लिख एलएसी, ये बराबर है। नेक्स्ट नोट नंबर 3, बेटा एलएसी बना कैसे? छोटे छोटे एसएसी से, series of SAC. So note number 3, LAC is derived from a series of SAC. LAC is derived from a series of SAC curves. LAC is derived from a series of SAC curves. नेक्स्ट, तुम लोग मेरे को सोच के बताना, मेरे को लगता है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है जो समझ में आना चाहिए। बेटा अगर आउटपुट बढ़ेगा तो कैपिटल, आउटपुट बढ़ेगा तो कैपिटल कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? डोंट यू थिंक मोर आउटपुट मीन्स मोर कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड? नोट नंबर 4, एज आउटपुट इंक्रीजेस, as output increases, the capital employed by the firm also increases. As output increases,
the capital employed by the firm also increases. बेटा ये पहले वाले डायग्राम में LAC ने कहीं पर भी इंटरसेक्ट किया है कि टेंजेंट है? तो अपना नेक्स्ट नोट क्या बनेगा? LAC कर्व इज अ टेंजेंट टू ऑल द SAC कर्व्स. LAC curve is a tangent to all the SAC curves. नेक्स्ट नोट, LAC कर्व के क्या क्या नाम थे? यू शेप्ड, एनवलप शेप्ड और प्लानिंग. सो लिख दे LAC कर्व. LAC curve is also called as planning curve, comma U-shaped curve, comma envelope shaped curve. Planning curve is also called as U-shaped curve, envelope shaped curve और बस ना, तीन ही है ना नाम, प्लानिंग, यू शेप्ड, एनवलप. नेक्स्ट वाला चाहिए तो इसी के अंदर लिख दो, शॉर्ट रन के कर्व्स को प्लांट कर्व बोलते हैं. कौन सा कर्व? प्लांट. प्लांट मतलब झाड़, प्रोडक्शन का प्लांट होता है ना, वैसा वाला. सो लिख, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व is called as SAC curve, is called as plant curve. Short run average cost curve is called as plant curve. नेक्स्ट नोट. तो बेटा LAC के लिए क्या नाम दिया? प्लानिंग. और SAC के लिए क्या नाम दिया? प्लांट. PLANT. नेक्स्ट. मस्त है ये वाला, आता है पर नहीं आएगा, बस इंग्लिश अच्छा रहेगा तो आएगा. द नेगेटिव स्लोप, लिख मत, पहले आंसर दे. द नेगेटिव स्लोप ऑफ LAC, इसका मीनिंग क्या है? करेक्ट, करेक्ट. नेगेटिव स्लोप मतलब डाउनवर्ड. तो मुझे बताओ LAC का नेगेटिव स्लोप क्यों है? रॉन्ग, IRTS के वजह से है. सो लिखो, द नेगेटिव स्लोप ऑफ LAC कर्व, ब्रैकेट में, इसके बाद ब्रैकेट बनाना है. द नेगेटिव स्लोप ऑफ LAC कर्व, ब्रैकेट में, राइजिंग पार्ट, सॉरी फॉलिंग पार्ट, फॉलिंग पार्ट और डाउनवर्ड स्लोप ऑफ LAC, फॉलिंग पार्ट और डाउनवर्ड स्लोप ऑफ LAC किसकी वजह से होता है? ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट बंद कर दो ये और लिखो, इज ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मैं लिखवाता हूं ना, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो. इट इज ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, SCALE, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ब्रैकेट में लिख IRTS E ग्रेटर देन D. ब्रैकेट में लिख IRTS E ग्रेटर देन D. ठंडी लग रहा है. नेक्स्ट, अभी एक नेगेटिव स्लोप है तो दूसरा पॉजिटिव स्लोप है, वो लिखो. द पॉजिटिव स्लोप ऑफ LAC को, नेक्स्ट पॉइंट,
the positive slope of LAC curve ब्रैकेट में राइजिंग पार्ट या तो अपवर्ड स्लोप ऑफ LAC, राइजिंग पार्ट या तो अपवर्ड स्लोप ऑफ LAC ब्रैकेट क्लोज्ड is because of diseconomies of scale, is due to diseconomies of scale, ब्रैकेट में DRTS और E लेस देन D, ब्रैकेट में DRTS और E लेस देन D। अच्छा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लोग क्या मानते थे कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स, जिसकी वजह से वो लोग ने जो शेप दिया था वो U था, पर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का मानना है, और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने ये देखा है, असम्पशन नहीं फैक्ट है ना, हमने पास्ट में ये देखा है कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहता है कि चेंज होता है, तो ये असम्पशन है कि ये रियलिटी है। असम्पशन किसने लगाया था? क्लासिकल वालों ने, कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहना चाहिए, पर रियलिटी में ऐसा होता। सो नेक्स्ट नोट लिख, एविडेंस शोज दैट technology changes in the long run. Evidence shows that technology changes in the long run. Therefore, according to modern economists, the LAC curve, the LAC curve is a L-shaped curve. Therefore, according to modern economists, the LAC curve is an L-shaped curve. 9 notes हुआ. Last, the short run average cost curve, the short run average cost curve, ब्रैकेट में लिख SAC, कुछ लोगों ने पहले ही शॉर्टकट मारा रहेगा, at the minimum point of long run average cost curve, at the minimum point of long run average cost curve, ब्रैकेट में LAC, the short run average cost curve at the minimum point of long run average cost curve, LAC, represents least cost for producing particular level of output and not for all levels of output. Represents least cost for producing particular level of output, not for all levels of output. यहाँ तक क्लियर है सब? जो भी नोट लिखा है समझ में आया है? आ जाओ अपने टेक्स्ट बुक में, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग MCQs एंड कंप्लीट दिस चैप्टर.
बताऊं? चलो, अपना किधर तक हो चुका है ऑलरेडी? 1 से लेकर 74 तक सब हुआ है, एक बार चेक कर लेना प्लीज। तो 75 कर, 76 कर, 77 कर, 78, 79 कर, इन शॉर्ट जो भी बचे सब करना है एक्सेप्ट 2। करो 84, 85, 86, 87, 88, 89, वो भी करना ही है। 94, 95, 96, 97। हाँ, पर उसमें से कुछ कुछ मुझे नहीं देने हैं, सो मैं जो बोल रहा है वो कर। 99 कर, 100 कर, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 भी हो जाएगा, 112, 113, 114 कर, 115 कर, 116 भी हो जाएगा, 117 भी हो जाएगा, 118 नहीं कर पाएंगे तो उसको रहने दे, 119 कर और 121 कर। सो 2 MCQ नहीं दिया, सिर्फ 118, 120 तो करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो हो सकता है सॉल्व। MCQs थोड़े ज्यादा है, 30 के आसपास रहेंगे, तो यू कैन गेट 35 minutes टू सॉल्व। आई विल स्टार्ट द डिस्कशन एट 12:10। थर्टी 38 है, कोई बात नहीं, यू कैन टेक एक्स्ट्रा टाइम। दो ही नहीं करना है बेटा, सुनना, सिर्फ 2 ही नहीं करना है। 118, 120, बाकी सब कर। चलो, क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट करना है ना। 75 ही नहीं आया रहेगा, ये सिर्फ उन लोगों को आया रहेगा जो लोग घर पे से पढ़ के आए हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है, वेरिएबल नोट्स बनाया तूने बस। सो बेटा, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 75 इज अ वेरिएबल कॉस्ट। Another name for prime cost is variable. Another name for variable is a prime cost. चल next question number 76. जवाब बी बेवड़ा के डी दारूड्या। बी ये बोलता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट यू शेप होता है। नेक्स्ट, इन द शॉर्ट रन व्हेन आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेस तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सी कितने लोगों ने दिया? रिमेन्स कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहता है, एवरेज कांस्टेंट रहता, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आंसर आएगा बी। आर वी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। ये अगर नहीं आया चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आंसर इज ए, पानी मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। करेक्ट, वेरिएबल कॉस्ट से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है ये वाला कॉन्सेप्ट। ए इज द राइट आंसर। ये बढ़े आगे, कोई है जिसको नहीं समझा है तो फील फ्री टू आस्क। समझा है? नेक्स्ट 80th का आंसर करेक्ट आंसर, क्योंकि ए के अंदर बोला है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। तो ये मेरा एवरेज कॉस्ट, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट। बेटा मार्जिनल कॉस्ट तो नीचे से राइज करना शुरू हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हेन एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब एवरेज कॉस्ट फॉल होता है तब भी तो मार्जिनल कॉस्ट राइज होना शुरू हो जाता है।
तो अगर ए और सी में से मुझे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो सी इज अ बेटर ऑप्शन देन ए, इसीलिए। वेलकम। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। 84 का आंसर ए, द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन 1 यूनिट इन आउटपुट। करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। 85 मेरा फेवरेट वाला नोट, MC कर्व कट्स द AC कर्व फ्रॉम बिलो एट इट्स मिनिमम पॉइंट, C इज द करेक्ट आंसर। बोलो 86 डी दारूडिया करेक्ट आंसर है, फॉर्मूला है। नेक्स्ट 87 लॉन्ग रन के बारे में फॉल्स क्या है? अरे राइट तो है, द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन, ये गलत है। इट इज फॉर particular level of output, not for all levels of output. Next 88 पक्का नेगेटिव स्लोप मतलब एवरेज कॉस्ट फॉल हो रहा है। IMR इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि लॉन्ग रन है। IRTS में इकोनॉमीज एंड कहना है से प्रोडक्टिविटी बढ़ा स्पेशलाइजेशन की वजह से, ये एक इकोनॉमीज है, ये एक एडवांटेज है। देयरफॉर योर आंसर इज ए, सॉरी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, नेक्स्ट वाले का आंसर दिमाग में चल रहा था, आंसर इज ए। आर वी क्लियर? श्योर हो? बढ़ू आगे? चलो 94 डी दारूडिया एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट 95 बी बेवड़ा, एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होएगा तो टोटल कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो एज अ प्रोड्यूसर मेरा टारगेट क्या है कि एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 बी बेवड़ा, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट आर बिलो एवरेज कॉस्ट, मतलब कहना है इसे MC is less than AC. If MC is less than AC, then AC is falling. Because MC falls, AC also falls. MC falls at a, therefore MC curve is completely below the average cost curve. आया है? Sure हो? Next one, 97. D दारूडिया, it is a tangent to all the short run average total cost curves. Next 98 दिया था, हो गया है ना, अभी दिया था। अच्छा अगर है भी तो आंसर सी है। चल 99 का आंसर डी दारूडिया पक्का करेक्ट है। अब 100 के बाजू में लिख दो S और मेरे को इसका लॉजिक दो। नहीं समझा? आना चाहिए था बेटा, बहुत सिंपल है। बी इज द करेक्ट आंसर। अब बी कैसे आया बेटा? तो देख, करेक्ट, तो रिलेशनशिप परफेक्ट है। तो बेटा आउटपुट कितना था शिफा? 9। मार्जिनल कॉस्ट कितना है? 20। एवरेज कॉस्ट कितना है? 15। इससे क्या समझ में आया? देयरफॉर MC इज ग्रेटर देन AC। ये समझ में आ गया तो तेरे को पता होना चाहिए MC राइजेस, AC राइजेस, बट MC राइजेस एट therefore MC above AC। ये पूरा उसका लॉजिक है। अब तेरे को ऑप्शन बी पढ़, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बोथ आर राइजिंग। लिख लो सोल्यूशन, ये सब लोगों का सोल्यूशन होना चाहिए। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला MCQ इज क्वेश्चन नंबर 101। मुझे नहीं लगता ये सबको आए। क्या बोला है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अप्रोचेज एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब इंटरसेक्ट होता है कि आस नजदीकियां बढ़ती हैं। किसके वजह से? AFC। आंसर आएगा डी, बिकॉज AFC फॉल्स एज आउटपुट डिमिनिशेस, देयरफॉर गैप ऑल्सो डिमिनिशेस। तो अगर याद रहेगा तो ये था अपना MC कर्व, ये है अपना AVC कर्व, ये है आई तक गावत जाने दे।
मेरे बड़ा वाला बनाया है ना, तो क्यों फुकट। तो ये जो गैप है वो कम हो रहा है। ये गैप कम किसके वजह से हो रहा है? एएफसी के वजह से। सो योर आंसर फॉर दैट एमसीक्यू इज ऑप्शन डी। आर वी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। एब्सोल्युटली करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 103। ये बहुत बेसिक था, फॉर्मूला था कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आंसर आएगा डी। बराबर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 ना, बी बेवड़ा। करेक्ट, क्योंकि टोटल में डिवीजन थोड़ी होता है, टोटल फाइंड करने के लिए तो मल्टीप्लाई करना होता है। सो डी इज, अच्छा ऊपर से क्या बोला है? डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स वी सोल्ड टू गेट मार्जिनल यूनिट। ए आर मिलेगा ना, और ये भी गलत है, टी आर डिवाइड बाय क्यू होना चाहिए। यहां पर क्या दिया है? यूनिट सोल्ड वी गेट मार्जिनल रेवेन्यू। सो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अपने को मार्जिनल थोड़ी मिलता है, अपने को एवरेज मिलता है, तो ये गलत है। करेक्ट, और ये करेक्ट आंसर है। छोड़, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। AFC कैन नॉट टच द एक्सिस बिकॉज AFC कैन नॉट बी। तुमने नोटिस किया रहेगा तो जो भी नोट्स मैंने तुमको समझाया है उसी में से किधर ना किधर से क्वेश्चन आएगा। और वो नोट्स MCQ के फॉर्मेट में नहीं लिखवाया, मैंने कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिखवाया है। तो कॉन्सेप्ट वो क्लियर होएगा तो ये MCQ आएगा। ये बराबर है? श्योर हो? श्रेया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आता रहेगा तो मेरे को पूछ लेना, अपन बैठकर अलग से समझ लेंगे। कुछ भी डाउट रहेगा, आई थिंक बाय नेक्स्ट वेडनेसडे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले जैसा एक दिन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो एक हफ्ता और जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है एवरीथिंग विल बी बैक टू ट्रैक। तब तक प्लीज डोंट मिस एनी ऑफलाइन लेक्चर्स। नेक्स्ट वाला MCQ इज क्वेश्चन नंबर 106। व्हेन MC इज मिनिमम, MC मिनिमम कब होगा? जब MP मैक्सिमम होगा। ऑपोजिट, MP का मैक्सिमम, MC का मिनिमम। सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये करेक्ट है। नेक्स्ट 107। पक्का? करेक्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट डिमिनिशेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्ट। 108। बकवास MCQ था ये। नेक्स्ट 109। AFC, B is the correct answer. नेक्स्ट 110। लिया किसी कॉलेज वाले ने? पर वो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे मालूम नहीं। फीस भर के आया वो, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं आया तो वापस कॉलेज जाना, नहीं तो फिर तड़ी पार। हाँ चलो 110। marginal cost curve cuts the average cost curve at the minimum point of average cost curve. Correct. Next, when marginal cost is falling, नहीं average cost is falling, आया क्या? ये average cost curve, ये marginal cost curve. When average cost curve is falling, मार्जिनल कॉस्ट फॉल भी हुआ, कांस्टेंट भी है, लिखवाया है मैंने नोट नंबर 8। व्हेन MC इज लेस देन AC, MC में फॉल, रिमेन कांस्टेंट और राइज। किधर कह रहे मैं? 8 ही है ना? मे बी राइजिंग और फॉलिंग, आंसर सी। बोलो 112 करेक्ट है, इट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। 113 इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्यों इकोनॉमीज ऑफ स्केल? IMR ना, क्योंकि वी आर इन द लॉन्ग रन।
लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप, एल शेप मॉडर्न, पूछा नहीं है तब तक नॉर्मल। सो एल शेप किसने बोला था? मॉडर्न। पूछा है क्या मॉडर्न के बारे में? कुछ नहीं बोला है, तो वी आर कंसिडरिंग द क्लासिकल वाला। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब रिडक्शन इन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट किधर है? पर नहीं है तो भी यूनिट है, यूनिट कॉस्ट भी पर यूनिट ही होता है, आंसर आएगा ए बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, डी दारुड़िया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इज नॉट कॉज्ड बाय वेरिंग फैक्टर। वेरिंग फैक्टर प्रोपोर्शन तो शॉर्ट रन में आता है ना, सो आंसर डी। कैन आई से ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब रिटर्न्स टू स्केल लॉ है, और रिटर्न्स टू स्केल लॉ में हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। याद है? श्योर हो? आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 117। एक सेकेंड, ओपन कर लॉन्ग रन का नोट्स। लॉन्ग रन प्रोडक्शन में जहां पर आइसो क्वांट्स बनाया था, उसका नोट नंबर 2 पढ़। A change in scale means that factors of production can be increased or decreased in an already established proportion or same proportion। यहां पर क्या दिया है? वेरिंग प्रोपोर्शन। 116th क्वेश्चन के अंदर वेरिंग, हाँ बेटा, एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सी एंड ए आर, सी इज द आंसर। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। ये बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, टीएफसी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, आंसर इज सी। एक बार गो थ्रू करो, कोई एमसीक्यू रिपीट करना है तो मेरे को बताओ, नहीं करना है तो इस चैप्टर के 2-3 छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, वो कंप्लीट करना है। गो थ्रू करो। सीए फाउंडेशन का आ गया है मेरे पास, पर पीडीएफ है, ला फिजिकल कॉपी रख लेता हूँ, रख, अपन जाते वक्त दे देना मेरे को। तेरे पास पीडीएफ है? हाँ निकाल लिया ना, वो काम में आएगा अपने अटेम्प्ट के लिए। पेपर भेज देता हूँ, तो मेरे को कुछ तो लिखना था इधर। हाँ क्विकली गो थ्रू करो, कोई डाउट रहेगा तो मेरे को पूछो।
मजा आ रहा है। बस ये अपन नहीं है डाउट, कोई डाउट नहीं है। बोल प्रियांशी बेटा, कुछ पूछना है? श्योर। नोट्स वगैरह कंप्लीट किया, जो तेरा मिस हुआ है वो सब? पर नोट्स तो ले ले, मतलब जो प्रेजेंट था उसको तो मैं साक्षात था ना, नोट्स लेकर कंप्लीट कर, क्योंकि कल के लेक्चर में ना वो हेल्प में आएगा बहुत। हाँ हाँ कर दे। तो मैं क्या बोलता हूँ, कल ये पूरा कंप्लीट करके आ, जो डाउट रहेगा वो मेरे को डायरेक्टली फेस टू फेस पूछ, रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए वेट मत कर, आएगा वो अलग बात है, बट जब तक के लिए नहीं है तब तक तो मैं साक्षात तेरा डाउट सॉल्व करने को रेडी है। कल मैं 10 बजे आ जाएगा इधर, तेरा डाउट्स रहेगा तो 10 से 10:30 में बैठकर कवर कर लेंगे। चलो, ए नाउ व्हाट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट? मिक्स्ड, सम इज फिक्स्ड, सम इज वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट जो होता है ना सेमी वेरिएबल का, वो हमेशा फिक्स्ड होता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी तुम यूज करो या ना करो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिनिमम तो आएगा ही, वो फिक्स्ड। पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा तो ज्यादा बिल, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा तो कम बिल, तो वो अमाउंट चेंज होएगा, वो वेरिएबल। ऐसे कॉस्ट को बोलते हैं सेमी वेरिएबल। इंटरेस्टिंग है स्टेयर स्टेप। स्टेयर स्टेप है फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, ये कॉम्बो है। कैसे समझाता हूं। सपोज कर अगर इस क्लासरूम का एग्जांपल लूं जिसका कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स है, तो कहना है इसे अप टू 100 स्टूडेंट्स रेंट का कॉस्ट फिक्स्ड है। 25 बच्चे बैठे तो भी रेंट उतना ही देना है, 40 बच्चे बैठे तो भी रेंट उतना ही है, और 100 बैठे तो भी रेंट उतना ही रहेगा। पर अगर मेरे पास नंबर ऑफ बच्चे बढ़ गए तो रेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि मेरे को नया क्लासरूम लगेगा ना, ये क्लासरूम में तो बिठा नहीं पाएगा, तो अब नया क्लासरूम लेगा तो नया रेंट ऐड होएगा और वो भी फिक्स्ड हो जाएगा। तो कहना है इसे अप टू अनदर 100 स्टूडेंट्स इट विल बिकम फिक्स्ड। फिर वापस बढ़ेगा, वापस कांस्टेंट, वापस बढ़ेगा, वापस कांस्टेंट। तो कैसा बना? स्टेयर स्टेप जैसा बना। इसीलिए कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? स्टेयर स्टेप वेरिएबल। कहना है इसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिक्स्ड है, ये वेरिएबल, ये फिक्स्ड, ये वेरिएबल। मतलब ये फिक्स्ड और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको हम बोलते हैं स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल 17 टाइप के कॉस्ट हो गए। अब पहला था एक्सप्लिसिट, दूसरा इम्प्लिसिट, तीसरा इकोनॉमिक, चौथा आउटले, पांचवा अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्टंक कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। इसका नोट्स बनाया? गुड। और बनाएगा ना तो ऑटोमेटिकली जो मैंने समझा है वही सब है, बस वो लोग ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब बेटा इस चैप्टर में ना एक कॉन्सेप्ट है कॉब डगलस करके, पेज नंबर 84 के आसपास आप। एटी 86 पर देखो, दो काका लोग हैं। आज तक इस पर एक्चुअली एमसीक्यू आया नहीं है, बट भाई छोड़ने का भी नहीं, आ गया तो दो काका लोग थे, एक डगलस काका और एक कॉब काका। ये लोग किधर रहते थे? यूएसए में। तो वो लोग ने पूरा रिसर्च जो किया ना वो यूएसए के मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट में किया। ये तीनों चीज अंडरलाइन करो। कॉब डगलस इन द यूएसए, वो लोगों ने अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस किधर किया? यूएस के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। और वो लोग एक फॉर्मूला लेकर आए जहां पर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल।
और फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू के एल रेज टू ए सी रेज टू 1 माइनस ए. कुछ नहीं, मैं बताता हूं, सिंपल. Q फॉर आउटपुट, Q इज, L इज लेबर, A का वैल्यू 1/3 लिया, हाँ मतलब सॉरी लेबर का वैल्यू 3/4 लिया, 3/4 मतलब लेबर विल कॉन्ट्रीब्यूट 3/4 टू द आउटपुट. तो A का वैल्यू 3/4, तो 1 माइनस A का वैल्यू, अगर A का वैल्यू 3/4 है तो 1 माइनस A का वैल्यू, सो लेबर कितना कंट्रीब्यूट करेगा 3/4, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/4, एंड K एंड A आर पॉजिटिव कांस्टेंट. The function is called as linear and homogeneous. This shows constant returns to scale, so it is a linear homogeneous production function. Constant returns to scale में कहना है इसे average cost constant रहता है, linear homogeneous production function बोलते हैं. तो इस कॉब डगलस के अंदर अपने को क्या चीजें याद रखनी है कि there were two people by the name of Cobb and Douglas who introduced the concept of production function. Their study was based in USA का manufacturing unit. According to them, labor contributes 3/4 and capital contributes 1/4. और लॉन्ग रन में तुम लोग मेरे को बताओ इस डायग्राम के अंदर where will you stop your production? Q1, Q2, Q3. Q3 पर किया मतलब तूने कहां पर स्टॉप किया प्रोडक्शन, CRTS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू. कॉब डगलस ने भी यही एक्सप्लेनेशन दिया वो फॉर्मूला से कि इन द लॉन्ग रन वी शुड स्टॉप द प्रोडक्शन एट CRTS. CRTS में जो लाइन मिला वो कांस्टेंट है, लीनियर है, तो उसको उसने नाम क्या दे दिया, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. आर वी क्लियर? श्योर हो? पक्का? विद दिस चैप्टर इज ओवर. अपना 2 MCQ बचा है, वो चैप्टर 4 का है. मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझाना है. आई विल टेक 15 to 20 minutes. Shall we? Okay, you want to ask something? Done. चल चैप्टर नंबर 4 का नोट्स ओपन करो. पेज नंबर क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट नाम का चैप्टर है, 121. ये तुमको आता है, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना तुमको आता है. आज तुम लोगों को याद है 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बस ये वही है. तो मेरे को बता, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज मार्केट इज अ प्लेस, बट इकोनॉमिक्स ऑर्डिनरी क्या है? इट मे और मे नॉट बी अ प्लेस. इकोनॉमिक्स में मार्केट कैसे डिफाइन होता है? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी. जैसे कि पंतनगर में भाजी मार्केट, जैसे कि मछली का मार्केट, जैसे कि क्लॉथ का मार्केट, जैसे कि स्टॉक मार्केट. तो इन इकोनॉमिक्स इज मार्केट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस के इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी. मार्क करो सेकेंड पॉइंट. इन इकोनॉमिक्स मार्केट टर्म्स रिफर टू द मार्केट फॉर अ कमोडिटी, that is a cloth market or a furniture market. फिर एक चापले अंकल थे, चैपमैन. नॉट नेसेसरीली टू अ प्लेस बट टू अ कमोडिटी और कमोडिटीज. तो मार्केट का डेफिनेशन प्लेस पर हो सकता है, पर इकोनॉमिक्स के अंदर प्लेस के साथ साथ कमोडिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है. सो मार्केट का डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी ऑन द बेसिस ऑफ अ कमोडिटी एंड ऑल्सो बी ऑन द बेसिस ऑफ अ प्लेस. सो बेटा मार्केट के अंदर कौन कौन होता है? देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ, वो लोग क्या करते? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड, हवन करेंगे नहीं. सो देयर इज अ बायर एंड अ सेलर, देयर इज अ कमोडिटी. कमोडिटी के लिए होगा प्राइस, कमोडिटी के लिए होगा वो प्राइस के ऊपर हमारा इंडियंस का जन्म सिद्ध अधिकार, बार्गेन. एंड वी अज्यूम दैट
द कंज्यूमर्स हैव कंप्लीट नॉलेज, वी हैव कंप्लीट। तो देख क्या क्या लिखा है, देयर शुड बी अ बायर एंड देयर शुड बी अ कमोडिटी, देन देयर शुड बी 6 पॉइंट देख प्राइस, 4th पॉइंट देख बार्गेनिंग ओवर द प्राइस, एंड देयर शुड बी नॉलेज अबाउट द कंज्यूमर। और ये तो अपन पहले ही बोल चुके हैं, मार्केट डज नॉट रिफर टू अ फिक्स्ड प्लेस, ये बराबर। अब आता है मार्केट का क्लासिफिकेशन। यहाँ पर मेरे को चाहिए कि आप लोग नोट्स बनाओ, फिलहाल टेक्स्ट बुक में बनाओ, अगर तुमको जमेगा ना तो घर पे जाकर ये नोटबुक में भी लिख देना, बराबर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब याद नहीं रहता कि ये पढ़ना है, तो घर पे जाकर चाहिए तो नोट्स बना लेना इसका। देख अभी क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा जसं दिसतं तसं नसतं आणि त्यात जग फसतं। अब एरिया बोला मतलब क्या लगता है, प्लेस, बट इकोनॉमिक्स, एरिया का मतलब यहां पर होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ। तो लोकल मार्केट में कौन से गुड्स मिलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स मिलते हैं कि पेरिशेबल। अभी अगर मेरे को थाना रहता है तो मैं भाजी खरीदने के लिए घाटकोपर थोड़ी आएगा, मैं रहता किधर है, थाने। हाँ मैं आम लेने गया, मैं उसका एक रीजन बोलता हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल इधर है। हाँ मेरी सासू माँ इधर रहते हैं, तो कच्ची केरी लेने के लिए गया था मैं ओहिंग वाला लेन में। पर जब मैं घाटकोपर में मेरा घर है तो मेरे लिए घाटकोपर इज अ लोकल मार्केट, मेरा घर, मेरा मैं थाना रहता, ये मेरे सास ससुर का घर है। तो लोकल मार्केट से हम जनरली कौन से गुड्स खरीदते हैं, पेरिशेबल। नेक्स्ट वाला मार्केट रीजनल मार्केट से हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स खरीदेंगे, शर्ट्स हो गया, फर्नीचर हो गया। नेक्स्ट वाला नेशनल मार्केट से हम ड्यूरेबल गुड्स खरीदेंगे, इंडस्ट्रियल आइटम खरीदेंगे। और अगर इंटरनेशनल मार्केट का बात करूँ, लोग दुबई गए, हाँ तो अल हबीबी चल कभी भी, लोग नहीं लोग दुबई से क्या लेकर आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आईफोन। सो कैन आई से इट इज विच कमोडिटीज, प्रीशियस। सो बेटा नाम क्या दिया, ऑन द बेसिस ऑफ, पर जसं दिसतं तसं। आणि देयरफॉर इकोनॉमिक्स में एरिया का जो डेफिनेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्या आया वापस, कैन आई से टाइम बोला, मतलब अपन ने शॉर्ट रन लॉन्ग रन पढ़ा था, इसका मतलब कैन आई से टाइम के अंदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या तो ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लिखना है ये नोटबुक के अंदर, सॉरी टेक्स्ट बुक के अंदर, फिर नोटबुक में नोट्स बनाओगे तो लिख देना। इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ, और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर है मतलब सप्लाई पर डिपेंडेंट है। तो बेटा वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ये कौन सा पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर सप्लाई। क्यों, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के अंदर मेरे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहां पर लिख ES इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक, फुल फॉर्म लिखना, ES इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक। डू यू अग्री, आर यू श्योर? शॉर्ट रन पढ़ा था, शॉर्ट रन के अंदर सम फैक्टर्स आर एंड सम आर एटलीस्ट वन इज फिक्स्ड। तो उसके अंदर एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, देख सब कुछ वही दिया है। सप्लाई कैन बी चेंज ड्यू टू द लॉ ऑफ, तो यहां पर ES
is less than 1 relatively inelastic. ES is less than 1 जहां पर रिलेटिवली इनइलास्टिक. ए डन. अभी तुम लोग मेरे को बताओ, लॉन्ग पीरियड के अंदर हमने एक लॉ पढ़ा था, रिटर्न्स टू स्केल. तो अभी इधर क्या लिखूं तुम बताओ. ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. तो क्या सप्लाई बढ़ सकता है? तो क्या लिखूं? ई एस इज ग्रेटर देन 1 रिलेटिवली इलास्टिक. ये सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हो कि समझ भी रहा है? इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग बेटा. और बेटा वेरी लॉन्ग अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है. वेरी लॉन्ग पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्युलर पीरियड. कॉन्सेप्ट एक है, नाम दो. वेरी लॉन्ग पीरियड को एक और नाम क्या दिया? सेक्युलर पीरियड को क्या बोल सकते हैं? वेरी लॉन्ग. अभी तू मुझे बता, वेरी लॉन्ग पीरियड है तो जितना चाहिए उतना सप्लाई. तो इधर क्या लिखूं? परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक. आगे बढ़ूं? चल, नेक्स्ट क्या आया? नेचर ऑफ. ये जैसा नहीं, जैसा है वैसा ही है फॉर्चुनेटली. बट इसमें एक मस्त कॉन्सेप्ट है जो सुनने में मजा आएगा. सुन ले पूरा, फिर तू डिसाइड कर. स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट. तेरे को भूख लगा, तू नीचे गया, तू सम्राट में खाना खाया, तूने खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत पैसा भर दिया. इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट. मैं उधर स्टेशन के इधर गया, पानी पूरी वाला है, पानी पूरी खाया, उसको पैसा दिया. स्पॉट मार्केट. स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शंस आर डन ऑन द स्पॉट. ये वाला थोड़ा हटके. चलो, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या है फ्यूचर मार्केट का? मुझे ये समझना है. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट? क्रेडिट मार्केट? बस रॉन्ग. फ्यूचर मार्केट में क्या होता है मालूम है? यू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन टुडे, बट डिलीवरी एंड पेमेंट बोथ आर डन इन द फ्यूचर. ऑनलाइन? गलत. हाँ, नहीं, मतलब आई डोंट नो. आई विल एक्सप्लेन. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ये जनरली कैसा होता है मालूम है? वो तो टाइम क्यों लगता है वो लोगों को डिलीवरी करने के लिए? वो ट्रांसपोर्टेशन टाइम. तो वो वेयरहाउस से इधर आने का टाइम है. आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट. लिस्ट हो सकता है. मैं देखो अच्छा वाला एग्जांपल. जैसे कि तुमने स्टॉक मार्केट में फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स सुना है, FNO. FNO नहीं सुना है? तो एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज कर मैं एक फार्मर है, तू एक ट्रेडर है. मैं क्या प्रोड्यूस करता है? मैंगो. तेरे को लगता है आज से 1 महीने के बाद मैंगोज का प्राइस बढ़ने वाला है. मुझे लगता है कि आज से 1 महीने के बाद मैंगोज का प्राइस कम होने वाला है. तो जब दो लोगों का थिंकिंग ऑपोजिट रहेगा तभी ये काम होता है. एक को लगता है बढ़ने वाला है, एक दूसरे को लगता है कि वो गिरने वाला है. तो ट्रेडर मेरे को आकर अप्रोच करता है और बोलता है, देख आज का भाव मैंगोज का है ना 500 रुपया किलो है. मैं है ना तेरे को 550 रुपया ऑफर करता हूं फॉर द नेक्स्ट मंथ. आज मैं तेरे से आज एक अग्रीमेंट करता हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, जहां पर तू मुझे फ्यूचर में चाहे प्राइस 600 हो, 650 हो, 700 हो, तू मुझे 550 में ही देगा. तो आई एंटर्ड इनटू द अग्रीमेंट इन द प्रेजेंट, बट एग्जीक्यूशन विल हैपन इन द whatever may be the price. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सर प्राइस अगर अगले महीने में 750 हो गया, I will have to give it to you at 550 because we entered into the agreement. Am I clear? तो बेटा एक ट्रांजैक्शन का नाम क्या था? स्पॉट या तो कैश। दूसरे का नाम क्या है? फ्यूचर या तो फॉरवर्ड। बराबर। चल नेक्स्ट वाला क्या आया? रेगुलेशन। सिंपल, या तो रेगुलेटेड या तो बोलो नीचे फेरी वाले जो लोग बैठते हैं वो अनरेगुलेटेड। स्टॉक मार्केट, banks are regulated by, stock market is regulated by Securities Exchange Board of India। बराबर है। सीए का कोर्स, सो रेगुलेटेड मार्केट है। पर नीचे जो पानीपुरी वाला, भेलपुरी वाला, नारियल पानी वाला जो भी लोग है वो अनरेगुलेटेड है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी टू बी, सुने बी टू सी। सो बी, तो होलसेल मार्केट में क्या लिखूं? बी टू बी। रिटेल मार्केट में क्या लिखूं? बी टू सी। कैन आई से होलसेल मार्केट में क्वांटिटीज बल्क और लार्ज, जबकि रिटेल मार्केट में द क्वांटिटीज आर स्मॉल एंड इट इज फॉर विच कंज्यूमर? आर वी क्लियर विद दैट? श्योर हो? और बेटा ये तुमको आना चाहिए। बस ये मेरा आज के दिन का लास्ट कॉन्सेप्ट भी है। पहले तो बेटा कंपटीशन के ब्रैकेट में लिखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स। छोड़, कोई है ही नहीं ऑनलाइन तो क्या ही करेंगे। तो अगर सिंगल सेलर रहेगा तो मोनोपोली, दो सेलर रहेगा तो ड्यूओपोली, तीन सेलर ट्रायोपोली, चार सेलर चॉग्मोपोली। डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। रिटायर हो गया विराट कोहली। तो कैन आई से इट इज कॉल्ड एज ओलिगोपोली। एक और, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मेनी सेलर्स, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट। बराबर। I want the features of perfect competition. Make some notes and take a break. What are the features of perfect competition? Homogeneous commodity का मतलब सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर, सेम फिगर, सब कुछ सेम। लार्ज नंबर, एक काम करता हूं मैं इधर ही लिखता हूं। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। नंबर ऑफ सेलर्स के बारे में बताओ पहले। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कमोडिटी कौन सा है? होमोजीनियस। नो बैरियर्स टू एंट्री का मतलब फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। होमोजीनियस कमोडिटी के लिए मुझे पहले तो कुछ डिस्कशन करना है। नहीं, मुझे कुछ डिस्कशन करना है। होमोजीनियस का मतलब क्या? ओके, इकोनॉमिक्स की भाषा में बताओ। ये सेम, मैचिंग, इधर लिखो मैचिंग। सिमिलर, रॉन्ग। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल गलत। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। बेटा आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है विथ सब्स्टिट्यूट्स। रुक जा, अभी तो मैंने शुरू किया है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, इसका मतलब डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और अगर E इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व आएगा। किसके लिए? ओके।
ये भी लिख ही देता हूँ, इतना मेहनत किया है तो। इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बराबर पक्का। तो इसका मतलब मेरे को कुछ और भी लिखना था इधर जो मैं भूल गया हूँ। इन इलास्टिक प्रोडक्ट परफेक्ट सब्सटीट्यूट परफेक्टली इलास्टिक ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल। हाँ, किसके लिए? ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे इंडस्ट्री का कर्व है कि फर्म का? फर्म का डिमांड कर्व। आर वी क्लियर? सो देख, एक पॉइंट कितना छोटा सा है, होमोजीनियस। बट होमोजीनियस का मतलब आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल का मतलब परफेक्ट सब्सटीट्यूट होता है। सर परफेक्ट सब्सटीट्यूट है मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसके लिए है? फॉर्म के लिए। ये भी लिखा, थैंक्स, यू आर राइट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी। चल, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोला था तुम लोग ने मेरे को? सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस, फिर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। फीफी, मेरा कुत्ते का नाम तेरी बिल्ली का नाम, बेटा फुल फॉर्म। फ्री एंट्री, आता हूं ये पॉइंट पे। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। रुक, लिखता हूं। अबे कितना लिखूं? नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लेजिएस्ट फेयर पॉलिसी, बराबर है। फिर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रुक जा, अभी तो और भी है। अनरियलिस्टिक है, आई अग्री, पर वो फीचर थोड़ी है। लिखा ना, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कौन सा? मोबिलिटी। सो देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी ने ये पहले भी बोला था, परफेक्ट बोला था। देख, परफेक्ट कंपटीशन में सब कुछ परफेक्ट, पर सब कुछ जिंदगी में परफेक्ट होता। सो परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट। फिर और कोई याद आ रहा है क्या? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बोल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, ये 4 तो हो गया। एक और, दूसरे किसी फीचर का वो दूसरे किसी कंपटीशन का वो फीचर है। ओके, इफ यू वांट टू राइट आई कैन राइट फर्म एंड इंडस्ट्री आर नॉट द सेम ओवर हियर। सो देयर इज अ फर्म एंड देयर इज एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ फर्म। नो सेलिंग कॉस्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बेचने के लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता, क्योंकि मैं अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल क्या है? कैन आई से एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज एग्रीकल्चरल गुड्स। ये हाँ, अभी एग्रीकल्चरल गुड्स का जब मैं बात करता है तो बेटा एग्रीकल्चरल गुड्स में आलू, मैं बेच रहा आलू, तू भी बेच रहा आलू, मेरा आलू तेरे आलू से ज्यादा आलू है। मैं एडवर्टीजमेंट क्या करूं? आलू ले लो, कांदा ले लो। सुबह से ना बिका है आलू, ना बिका है कांदा, आधा। ऐसे एक पिक्चर का डायलॉग छोड़ जाए, पचका हो गया अपना, इट इज ओके। तो कैन आई से ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आर वी क्लियर? कैन आई से अगर इनमें से पहला 3 का बात करूं ना, तो ये प्योर कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस कमोडिटी, सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस।
अगर सिर्फ ये 3 फीचर्स का बात करेगा देन इट बिकम्स अ प्योर कंपटीशन। दिया है क्या बुक में? नहीं दिया है, जाने दो, आएगा। एमसीक्यू आता है, इसके लिए मैंने ये बताया। आर वी क्लियर? तो पहले तो फोटोग्राफ्स ले लो, आज के दिन में हम लोग ने जो जो किया उसका। आई थिंक यहां से शुरू करना है। ये IIDD क्या है? प्लीज IIDD मत लिख के आना। इनवर्स इनवर्स डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप भी लिखना। ये हुआ। उसके बाद लॉन्ग रन। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। डन। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जा। ए पगले कि नहीं से ये मैंने तेरे को नोट नंबर 9 में लिखवाया है और ये मैंने तेरे को नोट 10 में लिखवाया है। अभी ले ले। डन बेटा। उसके बाद मेरे को चाहिए कि आप लोग वो जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ फलाना ढिंकना, जो भी मैं सब बोला वो सब का नोट्स बनाओ। फिर आप ये लिखना है, ये लिखा हुआ चाहिए, ये लिखना है। पर इसके पहले मेरा कंपल्शन नहीं है, अगर तुमको नहीं लिखना है ना तो तुम इधर स्टार मार्क करके लिख देना क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट टू बी स्टडीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक। मेरे हिसाब से नोट्स बना लेना चाहिए तो 2-3 पेज छोड़ देना, कल का कल मत बनाओ, संडे तक बनाओ। ये संडे को तो वैसे भी कोई टेस्ट भी नहीं है, तो कल के लिए इतना लिख कर आना। कल का लेक्चर जो है ना बेटा वो मेजरली इसके ऊपर ही बेस्ड होने वाला है। परफेक्ट के अलावा 2 मिनट ही लगेगा मां कसम। परफेक्ट कंपटीशन के अलावा जो बाकी के कंपटीशन है उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट। तुमने एक और पॉइंट बोला नहीं मेरे को। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इज अ प्राइस मेकर। मैं परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर। मोनोपोली इज अ प्राइस। तो देख, देखो ऐसा रेफरेंस करने को आना चाहिए। तूने ऐसा पॉइंट पढ़ा नहीं है, वो इक्विलिब्रियम वाला। आर वी ऑल क्लियर? श्योर हो? So that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye. Take a break.